नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक उर्फ बरगद बाबा। अब आप कहेंगे कि बरगद बाबा क्या मतलब? अरे बरगद बाबा इसलिए बोलते हैं साहब को क्योंकि साहब ने पीपल और बरगद के एनसीआर में लाखों पेड़ लगाए हैं और जो छोटे छोटे पेड़ लगाए थे आज वो बड़े बड़े वृक्ष बन गए और लोग धूप की जब धूप ज़्यादा होती है तो उस छाँव में लोग बैठते हैं तो लोगों की दुआएं निकलती हैं, इसीलिए बरगद बाबा बोलते हैं। तो स्वागत है मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब आपका। मलिक साहब, ये प्रेरणा जो मिली है आपको, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि भाई वृक्ष लगाए जाएं? देखिए चौधरी साहब, बहुत ही आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कई जगह अब मैं इस बात को बताने लगा। पहले तो मैं ऐसा नहीं बताता था कि भाई प्रेरणा कहाँ से मिली, लेकिन कभी मैं भी पैसा बनाने की मशीन था। मैं अपना, चूँकि मैं शिक्षक हूँ, शिक्षा क्षेत्र में मैं काम कर रहा, इसके अलावा मैं कई सारे मेरे अपने व्यवसाय थे, बिजनेस थे, उनमें मैं इन्वॉल्व था। लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी को लाइफ में कुछ ना कुछ झटका लगता है। वो झटका मुझे भी लगा और जब वो झटका लगा तो शायद अपना सारा बिजनेस बंद करके मैं कुछ सोशल काम करने की शुरुआत करी। और जब मैं सोशल काम करने की शुरुआत करी तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि देश का पर्यावरण बहुत ख़राब है। आप अगर बात करो देश के अंदर, आप हवा की बात करो, आप पानी की बात करो, आप जल जंगल ज़मीन की बात करो, कहीं ना कहीं अगर हमें इस देश का अस्तित्व बचाना है तो हमें जल जंगल ज़मीन और देश के पर्यावरण को बचाना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से करीब 10-12 साल पहले मैंने इस काम को शुरू करा। स्टार्टिंग में पौधे लगाए और अब ये पौधे लगाने का सिलसिला भाई इतना तो शुरू हो गया कि ये एनसीआर से बाहर अब हम जो है जिला शामली में भी जो है पौधारोपण का काम कर रहे, मिशन मानसून पौधारोपण के तहत। तो कहीं ना कहीं बस एक यही मकसद कि अगर देश के अस्तित्व को बचाना है तो कहीं ना कहीं जल जंगल ज़मीन को बचाना है। देश के अस्तित्व को बचाना है तो जल जंगल जमीन को बचाना है। मलिक साहब, एक सवाल और बनता है। एक सवाल ये है कि जब सब कुछ मौसम पे डिपेंड है और मौसम की मार ऐसी है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और बारिश की शुरुआत में ही बारिश इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं लोग उससे भी पूरे देश में हाहाकार है, उससे परेशान है। और वैज्ञानिक बताते हैं कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं और उसके पिघलने से मौसम में परिवर्तन होगा जी और सरकारें इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। सरकार सिर्फ अपने बनाने और बिगाड़ने में लगी रहती हैं। तो ये कितना गंभीर विषय है, इस पे बताइए कुछ। जी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत ही चिंतन का विषय है। देखिए चौधरी साहब, अगर हम देखें गर्मियों के टाइम में गर्मी इतनी पड़ रही, सर्दियों के टाइम में सर्दी इतनी पड़ रही, बरसात कब हो जाए इस बात का पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, और ये हिंदुस्तान के अंदर नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है। लेकिन अगर मैं अपने देश की बात करूँ, हिंदुस्तान की बात करूँ, यहाँ पर ये समस्या बहुत जटिल है। चौधरी साहब, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करो, एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से नीचे रहना चाहिए। यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर चला जा। आप पानी की बात करो, यहाँ का पानी इतना ख़राब हो लिया। रही बात अभी अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आप देखो, गर्मी इस बार इतनी पड़ी कि एसी ने काम करना बंद कर दिया। आप ये भी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई राजनीति के अंदर तो इनकी बात नहीं होती, और डॉक्टर कुलदीप मलिक का यही संघर्ष है पिछले 12 साल से कि राजनीति में असली मुद्दों की बात हो, राजनीति में पर्यावरण की बात हो और पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा स्वास्थ्य। आज देश के अंदर जितनी भी बीमारी है उनमें से 90% बीमारी का कारण केवल और केवल खराब होती हवा और खराब होता पानी है। कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर ये मुद्दे आए और जो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे, भाई उन लोगों को आगे लाया जाए, ये भी सरकार का काम है। मैं बताऊं, आज मैं सुबह शामली के अंदर था, शामली के अंदर एक कार्यक्रम था, मैं एक बच्ची से मिला। बच्ची शामली के पास में एक बरला गांव है, वहाँ की बच्ची रहने वाली। बच्ची का जो नाम है विशिष्ट, बच्ची का सरनेम है विधांशु विशिष्ट, उसका नाम है। अब तक वो बच्ची 12,000 पेड़ लगा चुकी। शामली जिले की बच्ची। कृपा करके ये बात दूर तक जा, ये सूबे के मुख्यमंत्री तक जा, ये देश के प्रधानमंत्री तक जा कि अगर बच्ची 12,000 पेड़ अब तक लगा चुकी, सारा रिकॉर्ड उस बच्ची के पास है। भाई उस बच्ची को तो आज जो है आइकन होना चाहिए था। लेकिन जिस गांव में आज प्रोग्राम था, उस गांव से उसका गांव
मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे मैं झाल में था, लेकिन झाल के जो प्रधान है वे प्रधान उस बच्ची को नहीं जानते। मैं आज वहां पे भी कहा कि अगर गांव के अंदर कोई नेता आता है तो आप ढोल नगाड़ों से जो है उसका स्वागत करते हैं, फूल माला से उसका स्वागत करते हैं, और अगर ऐसे आइकन आपके गांव के बगल में है तो आपको उन आइकन का नहीं पता। अरे असली योद्धा तो ये लोग हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों का हमें सम्मान करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इन लोगों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, और सरकार को भी ये मुद्दे गंभीरता से लेने पड़ेंगे। और अगर सरकार गंभीरता से मुद्दा नहीं लेती तो कहीं ना कहीं पब्लिक, जो हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा और सरकार को घुटनों के बल झुकाना पड़ेगा कि असली मुद्दे ये है, न कि वे मुद्दे जो आप राजनीति, जिनके ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं। मलिक साहब, एक चीज़ पे अगर गौर करा जाए कि भाई बीमारी लगातार बढ़ रही हैं, तरह तरह की बीमारियां, 2-3 बीमारियां तो ऐसी हो गई हैं कि जो बिल्कुल कॉमन है, घर परिवार में एक न एक सदस्य को है ही। हाई बीपी हुआ, शुगर हुआ, ये ऐसी बीमारी है कि ये हर घर में एक या दो पेशेंट आपको मिलेगा ही। अच्छा, कहीं ना कहीं हम अगर अपने खान पान की बात करें तो जो चीज़ भी हम खा रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, वो दाल हो या सब्जी हो या गेहूं हो, मतलब आटा हो, जो चीज़ भी हमारे अंदर जा रही है वो सब कहीं ना कहीं प्रदूषित है। और वो हम देख भी सकते हैं क्योंकि हम सब लोग गांव से आते हैं, और गांव में खेती बाड़ी में हम क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने हैं। आज की डेट में कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है कि जो बिगर मतलब कीटनाशक दवा के खेत में पैदा हो जाए। और जब कीटनाशक दवा इस्तेमाल होगी तो कहीं ना कहीं उसका असर उस चीज़ में भी आएगा, उस फसल में भी आएगा। उसी चीज़ का हम सेवन कर रहे हैं तो उसी से हमारी बीमारी बढ़ रही है। तो फिर हम सरकार को कोस रहे हैं कि सरकार डॉक्टर का इंतज़ाम नहीं कर रही है, सरकार अस्पताल का, हॉस्पिटल का इंतज़ाम नहीं कर रही है। तो अगर काम जड़ में करा जाए तो आगे तक की समस्याएं वो टल सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और जहाँ तक आप बीमारी की बात कर रहे हैं, भाई आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के लोग इस बात को जाने कि आज पूरे विश्व के अंदर हर बीमारी के अगर सबसे ज़्यादा मरीज है वो हिंदुस्तान के पास है। आप कैंसर की बात करो, कैंसर के सबसे ज़्यादा बीमार आज हिंदुस्तान के अंदर। आप हाइपरटेंशन की बात करो, हाइपरटेंशन के मतलब भारत देश ऐसा देश है कि जिसमें पंजाब में एक कैंसर के नाम से एक ट्रेन चलती है जी। तो बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक ट्रेन चलती है, कितने पेशेंट हैं। और आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो ये जो हिंडन नदी है वो तो एक तरीके से आप ये मानो को नदी का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। वो तो सिर्फ एक नाले में तब्दील हो गई है और आसपास में हजारों लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं और उस पानी का असर नीचे ज़मीन में आ रहा होगा और उस पानी को ही फिर वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम केमिकल अंदर अपने ज़बरदस्ती डाल रहे न चाहते हुए भी, और सरकार का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। नहीं बिल्कुल चौधरी साहब, आप सही कह रहे हैं। और ये केवल एक हिंडन नदी की कहानी नहीं, आप जितनी भी नदियां हैं, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितनी भी नदियां ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, इनके आसपास में जो गाँव बस रहे, वहाँ पीने का पानी पीने के लायक नहीं है और लोग बिस्लरी का पानी पी रहे, लोग जो है आरओ का पानी पी रहे। लेकिन मैं लोगों को ये समझाने में लग रहा कि भाई आप तो ये बिस्लरी का आरओ का पानी पी रहे, जो हमारे पशु है, जो डांगर है गांव के अंदर, जो जानवर है, वो तो वही पानी पी रहे और उन्हीं जानवरों का दूध हम पी रहे, यानी कि बीमारी उनसे पैदा हो रही है और वो दूध हमारे अंदर जा रहा। कहीं ना कहीं लोगों को ये सारी बात समझनी पड़ेगी। और जहाँ तक आप राजनीति की बात करें, आप एक बात बताओ, राजनीति के अंदर तो स्वास्थ्य का कोई मुद्दा नहीं, राजनीति के अंदर तो पर्यावरण का कोई मुद्दा नहीं। मैं बताऊं, इतनी बुरी सिचुएशन। सर एक सवाल और आ गया मेरा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा विराम देता हूं थोड़ी देर के लिए कि बहुत बड़े बड़े लोग हों, पैसे वाले लोग हों, कैसे भी लोग हों, पानी अच्छा पी सकते हैं, बिस्लरी का पी सकते हैं, मिनरल्स वाला पी सकते हैं जो कई हज़ार रुपए का लीटर आता है उसे पी सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने घर में दूध पी रहे हैं, कितने भी बड़े लोग हों, दूध भैंस ही देती है और भैंस का ही दूध पीते हैं, और वो भैंस बिस्लरी नहीं पीती। वो भैंस किसान के यहाँ पे होती है और उसके यहाँ जैसा ज़मीन में पानी निकलता है उसे वो भैंस पीती है, और उस जो भैंस पानी पीती है और वो जो दूध देती है, वो दूध ये सारे बड़े लोग, चाहे वो कितने ही बड़े लोग हों, कितने ही
मतलब उनके पास पैसा हो, धन दौलत हो, लेकिन दूध का इस्तेमाल वो उसी का करते हैं। तो कहीं ना कहीं बीमारी उनके पास भी जा रही है। अगर बिस्लरी से नहीं जा रही तो भैंस के थ्रू जा रही है। नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब, ये तो प्रकृति की मार है। प्रकृति की मार से कोई नहीं बच पाएगा। बिल्कुल गंभीर कह रहा। प्रकृति जब मार डालती है, वो अमीर गरीब को नहीं देखती, वो छोटे बड़े को नहीं देखती, वो प्रधानमंत्री और नीचे जो है आम आदमी को नहीं देखती। प्रकृति की मार सबके ऊपर पड़ेगी। और आंकड़ा जो मैं अभी आपके सामने बता रहा चौधरी साहब, हम भी जीव है। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ, ध्यान से सुने जरा हिंदुस्तान के लोग, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से लेकर अब तक इस देश के अंदर 75% पक्षी गायब हो गए। ये डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बता रहे। यानी कि 73 साल इस देश को आजाद हुए हो गए और 75% पक्षी यहां से गायब हो गए। यानी कि हर साल 1% एवरेज पक्षी कम हो रहा। यानी कि जब हम आजादी का 100वां जश्न मनाएंगे तब तक हिंदुस्तान में अगर यही बुरा हाल हुआ पर्यावरण को लेकर, यहां सारे के सारे पक्षी नाराज, सारे के सारे पक्षी खत्म हो जाएंगे। अब मैं लोगों को यह बात समझाने में लग रहा कि भाई वे पक्षी भी जीव है और हम और आप इंसान जीव है। ऊपर वाले ने हमें भी जीव का रूप दिया और हम कहीं ना कहीं प्रकृति के रक्षक बनने चाहिए थे, लेकिन हम प्रकृति के भक्षक बन रहे। यानी कि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे, प्रकृति को हम ही तो नष्ट कर रहे। और न्यूटन का लॉ है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर प्रकृति के हम भक्षक बन रहे तो प्रकृति भी किसी न किसी रूप में कभी ना कभी, यानी प्रकृति भी कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया हमको देगी और वो कहीं ना कहीं इसी रूप में हमारे सामने आता भी रहता है जगह जगह। अब एक सवाल और बनता है कि हम बात अगर कोई भी चर्चा हम करते हैं तो हम चर्चा लास्ट में जो चर्चा आती है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों पे पहुंच जाती है, बड़े बड़े राजनीति में जो चेहरे हैं। लेकिन अगर हम उन गौर करें तो बड़े बड़े राजनीति में जो चेहरे हैं वो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो गए, वो ख़त्म हुए जी। तो ये चीज़ जो अब प्रेजेंट में हमारे नेता हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, वो लोग क्यों नहीं देखते कि भाई इन चीज़ों पर काम किया जाए, या ये सिर्फ जोड़ तोड़ की जो राजनीति है यही चलती रहेगी? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि नेता भी इन बीमारियों से जो है जा रहे हैं। और मैं तो यहाँ खास तौर से, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से जो है केंद्र में है, अभी भी तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं के मैं नाम गिनवाऊं? आप सुषमा स्वराज को देखो, आप बहुत ही बढ़िया नेता, गोवा के जो है पूर्व मुख्यमंत्री, आप उनको देखो, आप जो है अरुण जेटली को देखो, इसके बाद में आप जो है राष्ट्रीय जो कांग्रेस से गए अभी शरद पवार को देखो। ये सारे के सारे कैंसर से पीड़ित हो के चले गए, तो पता इनको भी सब कुछ है। लेकिन चूंकि ये इस दिशा में कोई काम नहीं करना चाह रहे, मैं बिल्कुल गंभीरता से बता रहा, और ना जनता ऐसा चाह रही। जिस दिन, मैं फिर कह रहा, लोकतंत्र का मतलब है जनता के जो प्रतिनिधि है वे चुन के, यानी कि जनता का शासन। लेकिन शासन जनता का नहीं, शासन नेताओं का चल रहा। तो जिस दिन जनता ये बात समझ गई, और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई हम भी पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहे, धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस हो रही। चौधरी साहब मैं बताऊं, मैं जिला शामली के अंदर अब अलग अलग विद्यालय में घूम रहा। मेरा एक मिशन है, उस मिशन के तहत, मिशन मानसून पौधारोपण रोपण के तहत जिला शामली में हम काम कर रहे हैं, और आज उसका 3रा दिन है। और जिस तरीके की मैं वहाँ पे सिचुएशन देख रहा, खास तौर से आप विद्यालयों के अंदर चौधरी साहब बच्चों को जाकर देखो, अगर आप उनका नाक पकड़ लेंगे तो उनका जो है जी निकल जाएगा। जैसा स्वास्थ्य हमारे बाबा जी का था, ऐसा स्वास्थ्य पिताजी का नहीं रहा। जैसा पिताजी का था ऐसा स्वास्थ्य हमारा नहीं, जैसा स्वास्थ्य हमारा है ऐसा आगे आने वाले बच्चों का नहीं। क्यों भाई, ये देश का अस्तित्व तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, और कोई नेता इसके ऊपर बात नहीं करता। और नेता किसी भी पार्टी का हो, यहाँ मैं केवल सत्ता पक्ष की नहीं कर रहा, मैं तो विपक्ष की भी बात कर रहा। अभी आपने देखा होगा नई संसद बनी, उस संसद के अंदर सब बोलने का मौका मिला। आप मुझे हिंदुस्तान का कोई भी नेता बता दो, वहां फिर हिंदू मुस्लिम पे तो चले गए। अगर राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में कुछ बोल दिया तो सारी की सारी संसद की डिबेट केवल और केवल हिंदू मुस्लिम पे घूमती रही। लेकिन क्या कोई नेता नई संसद में ऐसा मिला जिसने पर्यावरण के ऊपर बात करी हो, जिसने जल के ऊपर बात करी हो, जिसने जंगल के ऊपर बात करी हो, जिसने जमीन के ऊपर बात करी हो, जिसने जल जंगल और जमीन को बचाने की बात करी हो? तो जब तक ये नेता सजग नहीं हो गए, और मैं तो फिर कह रहा, मैं फिर रिपीट कर रहा, अरे खास तौर से जनता ने इन नेताओं को हीरो बना रखा।
आप हीरो उनको बनाओ जो देश के अस्तित्व को बचाने में लग रहे, जो देश के असली मुद्दों पे काम कर रहे। आपने अभी जो चर्चा की उस चर्चा में राहुल गांधी का नाम लिया और हिंदू का नाम लिया। अगर आपने वो गौर से सुना हो तो राहुल गांधी ने जो बोला था, और जो सोशल मीडिया पे या आर्टिकल ने जो चलाया था, उसमें आपको फ़र्क भी महसूस हुआ होगा। आप उन दोनों चीज़ों को किस तरीके से देखते? नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं, चूंकि भाई ये तो राहुल गांधी जी के मुद्दे से हम शायद भटक गए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा कि भाई ये मीडिया और खास तौर से सरकार, ये तो राहुल गांधी जी को पप्पू बता रही थी, और पप्पू भी वैसा कैसा नहीं, इंटरनेशनल पप्पू घोषित कर दिया था। और कहीं ना कहीं हम और आप देश के लोग ऐसा मानने लगे थे भाई राहुल गांधी जी तो पप्पू है। सरकार ने क्या करा ये भी हमने देखा। सरकार ने उनकी सदस्यता छीनी, सरकार ने उनका बंगला छीना, और जो संसद में वो बोल रहे थे वे रिकॉर्ड भी जो है सरकार ने जो है वापस कर दिए। लेकिन आज वही राहुल गांधी जी है जो मोदी के सामने छाती खोल के, आप देखो ना संसद में कैसे बैठे, उधर अमित शाह, राजनाथ और जो है दूसरे भाजपा के लोग बैठे, इधर जो है राहुल गांधी उनके सामने बैठा, प्रतिपक्ष का नेता बन गया। और प्रतिपक्ष का नेता भी जनता समझा कि प्रतिपक्ष का नेता एक कैबिनेट मंत्री के बराबर हो। जितनी भी अब बड़ी बड़ी नियुक्तियां होंगी, अब सारी गिनवाऊंगा तो समय लगेगा, सारी नियुक्तियों में अब जो है नरेंद्र मोदी जी के बराबर में राहुल गांधी जी बैठेंगे। अब तो मैं राहुल गांधी जी की भी बॉडी लैंग्वेज देख रहा, अब वो आंख नहीं मिला पा रहे राहुल गांधी जी से। तो कहीं ना कहीं जनता को समझना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा, अपने हितों के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने मुद्दों के बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा, आप हिंदू मुस्लिम की बात करो, लेकिन जो मुद्दे, भाई एक बात बताओ, हवा तो हिंदू को भी चाहिए, पानी हिंदू को भी चाहिए, मुस्लिम को भी चाहिए। ये तो हवा, पानी, जल, जंगल, जमीन, ये हिंदुओं के लिए भी है, ये मुस्लिम के लिए भी है, ये सिख के लिए भी है, ये ईसाई के लिए भी है। और मैं एक और गंभीरता से बात बताऊं, हम तो उस समाज से है, हिंदू समाज से है, कि हम तो चौधरी साहब जल, जंगल, जमीन की जो है पूजा करने वाले, 5 उंगली, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, अगर हम कोई भी पूजा करेंगे तो हम तो इनकी पूजा कर रहे। लेकिन हम तो अब एक तरफ तो हम पूजा कर रहे, दूसरी तरफ हम इनके भक्षक बन रहे। आप देखो ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये किसने बिगाड़े, किसने खराब करे चौधरी साहब? ये हमने और आपने ही तो खराब करे। तो मैं तो कई बार सोचता हूं कि भाई एक तरफ तो पूजा कर रहे, दूसरा हम इन्हें जो है खराब कर रहे, इन्हें हम समाप्त करने पर लग रहे। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा? क्यों आप इसके ऊपर चिंतन नहीं करते? कैसे इस देश का अस्तित्व बचेगा? कैसे आने वाले टाइम में कम से कम जो हमारी आगे वाली पीढ़ी आएगी, प्रकृति हमें जो देती है उसी को हमें कुछ इंक्रीज करके अपनी आगे वाली पीढ़ी को देना होता है। लेकिन हम तो बिल्कुल नाश करके आगे वाली पीढ़ी को दे रहे। तो कहीं ना कहीं इस पर सभी को चिंतन करना पड़ेगा। देश के अंदर हमें राजनीतिक मुद्दा बनाना पड़ेगा, पर्यावरण को, जल, जंगल, जमीन को राजनीतिक मुद्दा बनाना पड़ेगा। और मैं तो बार बार कह रहा, राजनीति के अंदर खराब होते हुए पर्यावरण का मुद्दा हो, देश की बद से बदतर होती हुई शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, हम सभी के स्वास्थ्य का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, इस तरीके के मुद्दे देश की राजनीति के अंदर हो। और खास तौर से जो लोग माँ के ऊपर जो है राजनीति करते हैं, ये भी एक गंभीर बात कह रहा, माँ के ऊपर राजनीति करते हैं, आप गौ माता के ऊपर राजनीति करते हैं, आप धरती माता के ऊपर राजनीति करते हैं, आप गंगा माँ के ऊपर राजनीति करते हैं, और ये भी सारा का सारा प्रकृति का पार्ट है। किस तरीके से आपने इन माओं को जो है बर्बाद कर दिया। आपने गाय का देखो कितना बुरा हाल, आप जगह जगह आपको गाय चरती हुई मिल जाएगी। आप गंगा माँ को देखो, कहाँ गई नमामि गंगे, कहाँ गई गंगा की सफाई, और कहाँ गई उमा भारती बहन? मैं तो ढूंढ रहा कि उमा भारती बहन ने जब शपथ ली थी, उनके लिए अलग मंत्रालय बना था, और उमा भारती बहन ने यह कहा था कि अगर मैं गंगा को निर्मल एवं पवित्र ना कर सकी 5 साल के अंदर, तो मैं इसमें कूद का जान दे दूंगी। है देश के किसी इंसान के अंदर हिम्मत? डॉक्टर कुलदीप मलिक बिल्कुल हिम्मत के साथ इस बात को कह रहा कि उमा भारती बहन इस बात का जवाब दे और सार्वजनिक रूप से जो है सबसे माफी मांगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी, चूंकि वो उनकी मंत्री थी, उन्होंने उनको मंत्रालय दिया था, अगर गंगा निर्मल एवं पवित्र नहीं हुई तो देश के प्रधानमंत्री भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और जो है देश से माफी मांगे, अगर जो वादे किए थे वे वादे पूरा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं भाई ये सबको सोचना पड़ेगा, और प्रकृति के लिए तो हर एक को काम करना पड़ेगा। प्रकृति के लिए तो हर एक को काम करना पड़ेगा। तो मैं अब बरगद बाबा से एक देशवासियों के लिए अपील चाहता हूँ। देशवासियों के लिए क्या अपील होगी आपकी तरफ? बस मेरी
देशवासियों को केवल और केवल ये अपील है, ये निवेदन है कि आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचें, आप अपने अस्तित्व के बारे में सोचें। और जब आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हम सबको मिलकर जल, जंगल और जमीन के लिए काम करना पड़ेगा, इसको बचाने के लिए काम करना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में हम अपनी पीढ़ी को शुद्ध हवा दे सके, शुद्ध पानी दे सके, शुद्ध खाद्यान्न दे सके। अदरवाइज बहुत ही गंभीर परिणाम, जैसे मैंने भी आंकड़े आपको बताए, बहुत ही गंभीर परिणाम हम सबको भुगतने पड़ेंगे। उनके लिए हम तैयार रहे, क्योंकि प्रकृति किसी न किसी रूप में बदला लेने के लिए, मुझे तो ऐसा लग रहा चौधरी साहब की तैयार बैठी। प्रगति बदला लेने के लिए बिल्कुल प्रकृति तैयार बैठी है। हमें स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भोजन के लिए, अच्छे पानी के लिए, सब चीज़ के लिए हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा और राजनीतिक लोगों से अपनी मांग को मनवाना पड़ेगा। तो प्रोफेसर साहब ने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी है। आपको बात कैसी लगी है और कितना आपकी समझ में आया और आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। और अगर आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके, मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।